हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरपुर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीसी शंट मोटर को 4 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से किस प्रकार से ऑन किया जाता है। 4 पॉइंट स्टार्टर में डीसी शंट मोटर के आर्मेचर फील्ड इनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और स्टार्टर की आवश्यकता क्या है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर लगाना ही क्यों पड़ता है, ये सारी चीजें हम और स्टार्टर के जो कनेक्शन होते हैं उसके विभिन्न कंपोनेंट होते हैं उन सबको किस प्रकार से उनका कनेक्शन होता है, सबका इंटरनली वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए थोड़ा इसकी थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली जो 4 पॉइंट स्टार्टर है उसको दिखा करके सभी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो आइए उसकी थ्योरी देखते हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर होता कैसा है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं, स्टार्टर को समझने से पहले यह बात समझना जरूरी है कि स्टार्टर की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। डीसी मोटर्स को डायरेक्ट सप्लाई देकर के ऑन क्यों नहीं किया जा सकता, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है किसी के भी दिमाग में। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्टर की आवश्यकता क्या है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टर का जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर की आवश्यकता को आपको यदि अच्छा तरह से समझना है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो है, फार्मूला की सहायता से आपको जो डीसी मशीन के लिए जो वोल्टेज का इक्वेशन होता है उस इक्वेशन पर यदि ध्यान दें तो वहां से हम इस चीज को निष्कर्ष निकाल करके ला सकते हैं कि स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। तो आइए हम इस फार्मूले की सहायता से समझते हैं। तो जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर के बारे में दोस्तों आपको पता होगा कि डीसी मोटर का जो फॉर्मूला होता है, डीसी मोटर का जो वोल्टेज होता है V, वो बराबर होता है बैक ईएमएफ। जो बैक ईएमएफ होता है डीसी मोटर में EB प्लस IA इंटू RE। ये जो होता है डीसी मशीन के लिए, डीसी मोटर के लिए ये वोल्टेज का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों डीसी मोटर में यदि आप देखें कि स्टार्टिंग के समय पर जब स्टार्ट हुआ मोटर हमारी, जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के समय पे चूंकि स्पीड जो उसकी हम ये मान सकते हैं स्पीड 0 है और स्पीड जो 0 स्टार्टिंग के समय पे मोटर स्टार्ट हो रही है, इसलिए ईबी का मान कितना होगा, वह भी 0 हो जाएगा। तो हमारा वोल्टेज का फार्मूला किस प्रकार से हो जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा आपका, V जस्ट बराबर होता होगा IA इंटू RA। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि EV जो है, EV हमारा बैक ईएमएफ है और V जो है वो सप्लाई वोल्टेज इतना आप मोटर को दे रहे हैं और IA जो है वह आर्मेचर करंट है, जो आर्मेचर में जो करंट जाती है। जैसे मोटर के मामले में आपने देखा होगा ये एक आर्मेचर होता है और ये आर्मेचर है और इस आर्मेचर में करंट जाती है, इसे हम बोलते हैं IA आर्मेचर करंट। और जो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है बैक ईएमएफ, उसको हम बोलते हैं EB, ठीक है। इसके अलावा मोटर को जो सप्लाई दी जाती है, मोटर को जो अपनी सप्लाई दी जाती है उसको हम बोलते हैं V। और इसका एक चीज और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो आर्मेचर का ये रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है RA, वह लगभग 0.3 ओम के आसपास होता है, मतलब वह काफी कम होता है। तो ये चीजें आप नोट करें। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे मैंने बताया आपको कि स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ तो 0 है, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, IA इंटू RA के बराबर। यहाँ से यदि हम स्टार्टिंग करंट निकाल के लाएं, जो आर्मेचर करंट है स्टार्टिंग निकाल करके लाएं तो वह कितनी होगी, वह जस्ट हमारी हो जाएगी कि V जो है आप इसे सोल्व करें, तो इसे सोल्व करेंगे तो जो आर्मेचर करंट होगी वो निकल करके आएगी जस्ट V अपान RA। मतलब जितना आपका सप्लाई है उसमें जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसका भाग लगा दें। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस इनिशियली बहुत कम होता है, प्रैक्टिकली तो ये लगभग 0.3 ओम होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि
कि जो आर्मेचर करंट है इनिशियली वो काफी ज्यादा होगी। यदि मैं 230 वोल्ट की डीसी मशीन की बात करूं, मोटर की बात करूं, तो 230 में यदि हम 0.3 वोल्ट का 0.3 ओम का यदि भाग लगाएं तो ये लगभग जो है ये 700 के ऊपर चला जाता है। 766 के आसपास जो है ये हमारा एम्पियर में करंट का मान आता है। तो देखिए ये 230 ये जो वोल्ट की जो मशीन है आर्मेचर है, इसका जिसका रेजिस्टेंस पार्ट थी उसकी करंट कितनी ज्यादा हो जाएगी, 766 ओम के आसपास इसकी जो है करंट का मान लगभग आएगा। तो ये जो है बहुत हाई करंट लेगा और इतने हाई करंट पर आपका आर्मेचर जो है ये आर्मेचर ये जल जाता है। तो इस हाई करंट से मशीन को, मॉडल को आपके प्रोटेक्ट करने के लिए, इस हाई करंट से मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। और वह रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम इस प्रकार का अरेंजमेंट बनाते हैं कि वह धीरे धीरे मशीन को जो है धीरे धीरे आर्मेचर करंट को बढ़ाए, धीरे धीरे मशीन को रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड करे। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है हम स्टार्टर की सहायता से बनाते हैं। तो यही दोस्तों इस इनिशियल करंट को लिमिट करना ही स्टार्टर का उद्देश्य है। इसके अलावा जब हम स्टार्टर के लिए अलग से एक स्थान प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसी स्टार्टर में हम ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए एक ओवरलोड कॉइल भी लगा देते हैं और लो वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए एक एनवीसी भी लगा देते हैं। तो आइए हम आपको पूरा इनका सारी चीजों का अरेंजमेंट बताते हैं कि ये सारे डिवाइसेस एक स्टार्टर में किस प्रकार से जो है किस प्रकार से इनका हम कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्टर का जो अरेंजमेंट कैसे होता है। तो स्टार्टर में देखिए, स्टार्टर में आपका सबसे पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहले तो सप्लाई आती है। एक जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर में सबसे पहले तो हमारी सप्लाई आएगी, ये फेज आएगा। इस फेज के बाद अगला एक तार आता है आपका न्यूट्रल का। ठीक है, ये दो वायर से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे एक एक करके हम पूरा जो आपका अरेंजमेंट है उसको बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपका जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर में 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर स्टार्टर में 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है आपका लाइन, ठीक है, सॉरी 4 पॉइंट होते हैं आपके। जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें 4 पॉइंट होते हैं। एक होता है लाइन, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका एक होता है, यहाँ पर आपका एक होता है न्यूट्रल के बाद ये पॉइंट है दोस्तों, ये पूरा जो है पॉइंट है और ये न्यूट्रल को दर्शा रहा है, ये भी एक पॉइंट है। इसके बाद इसके आगे एक और आपका पॉइंट होता है आर्मेचर के कनेक्शन के लिए। इसके आगे आपको ए लिखा होता है, ये आर्मेचर को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट होता है, ये होता है आपका फील्ड के कनेक्शन के लिए। सॉरी ये उल्टा हो गया, यहाँ पर फील्ड होता है और यहाँ पर जो है वो आर्मेचर होता है। ठीक है, तो ऐसे 4 पॉइंट जो है आपको स्टार्टर में कनेक्शन के लिए दिए होते हैं। उन चारों का आपको सीधे सीधे जो लाइन आ रही है वो एल वाले पॉइंट पे देंगे और न्यूट्रल जो है हमारा सप्लाई का वो 8 पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो फील्ड होता है उस फील्ड को आप मशीन के फील्ड में जोड़ देंगे और आर्मेचर जो है आर्मेचर को यहाँ से कनेक्शन देंगे। इसे 4 पॉइंट जो है आपके होते हैं। अभी हम स्टार्टर में देखेंगे कि किस प्रकार से वो पॉइंट्स जो होते हैं लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो लाइन वाला पॉइंट है वो उसको स्टार्टर की लाइन पे ले जाकर के जोड़ देते हैं और इस लाइन के आगे यहाँ पर एक ओवरलोड रिले होता है। एक ओवरलोड रिले इसमें लगा होता है। यह एक हमारा ये एक ओवरलोड रिले होता है। इस ओवरलोड रिले पे इसको हम ये ओवरलोड रिले होता है। इस ओवरलोड रिले का काम होता है, इसे हम ओवरलोड रिलीज कॉइल भी बोल सकते हैं। और इसका काम होता है, इसका काम मैं आपको बाद में बताएंगे, पहले इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो ये जो होता है इसमें सीधे जो लाइन का तार है ये सीरीज में लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है आपका। और थोड़ा सी ये
तार जो होता है ये ले जाकर के आप इस ओवरलोड रिले के सीरीज में जोड़ देते हैं, और ये ओवरलोड रिले का जो कनेक्शन होता है ये जो है एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है, आपकी एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है, ये एक स्पाइरल स्प्रिंग जो होती है, ये स्पाइरल स्प्रिंग है। इस स्पाइरल स्प्रिंग में हम एक हैंडल जो है, एक हैंडल का कनेक्शन, इस हैंडल का कनेक्शन जो है वह स्पाइरल स्प्रिंग से होता है, ठीक है। और इस स्पाइरल स्प्रिंग के द्वारा इस स्पाइरल स्प्रिंग के द्वारा ये हैंडल जो है यहाँ पर सप्लाई दी जाती है, इसमें यहाँ से तार ले जाकर के इस स्टड पर जोड़ दिया जाता है, तो इसे फेस दे देते हैं हम। ये स्प्रिंग है आपकी, इस स्प्रिंग को हम ये तार को स्पाइरल स्प्रिंग से जोड़ देते हैं। दोस्तों इनका जो आप अभी कनेक्शन देखते जाएं, फिर मैं यहीं इसी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो इसका वर्क जो है इन चीजों का, यहाँ ओवरलोड रिले क्यों जोड़ा गया है, स्पाइरल स्प्रिंग क्यों जोड़ी गई है, हैंडल क्यों जोड़ा गया है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन का पीस जो होता है वो हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से जो एक तार होगा, ये पूरा का पूरा जो तार है आपका, ये यहाँ से जाते हुए और इस के पॉइंट पर यहाँ पर जुड़ा होता है, ठीक है। इसका ये काम होता है। इसके बाद देखिए आप हम क्या करते हैं कि इस ओवरलोड रिले के साथ यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन का पीस जो है वह प्रयोग करते हैं। एक सॉफ्ट आयरन की पत्ती जो होती है वो इसके आगे यहाँ पर नीचे लगी हुई होती है। एक सॉफ्ट आयरन की ये पीस होती है, इसके यहाँ पर 2 पॉइंट्स होते हैं, ये 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इस स्टार्टर में यहाँ आगे स्टड्स होते हैं, पॉइंट होते हैं। ये तो हैंडल हो गया आपका, इस हैंडल के बाद आगे स्टड्स होते हैं। सबसे पहले ये जो हैंडल होता है ये आपका थोड़ा ऐसे मूवमेंट करता है, अर्धवृत्ताकार में ये मूवमेंट करता है। यहाँ डॉट से मैं लाइन बना करके आपको बताता हूं। ये ऐसे जो है आपका ये इस प्रकार से मूवमेंट करेगा। यहाँ पर एक इस तरफ भी एक और रिले लगा होता है, एनबीसी जिसे कहा जाता है, एनबीसी यहाँ पर लगा होता है, ये एक एनबीसी लगा होता है यहाँ पर, इसमें भी वाइंडिंग होती है, ठीक है। इस एनबीसी के बाद इस एनबीसी को यहां से स्टड जो होता है, इस स्टड के यहाँ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जिसके के अंदर इंटरनली रेजिस्टेंस जो होता है वो इनमें रेजिस्टेंस इंटरनली कनेक्टेड रहता है। स्टड पॉइंट्स पर जो रेजिस्टेंस होता है वह इस प्रकार से इसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस के मान जो होते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड रहता है। ये अलग अलग रेजिस्टेंस दोस्तों, ये R1 इसे हम नाम दे सकते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 है, ये R4 है। इन सारे रेजिस्टेंस का कनेक्शन ये जो स्टड्स होते हैं, इन स्टड्स के पॉइंट से इन सभी रेजिस्टेंस का कनेक्शन जो होता है वह बना हुआ होता है। जैसे जैसे आप स्टड को, जैसे जैसे इस हैंडल को इन रेजिस्टेंस के अलग अलग स्टड पर टच करते हैं, वैसे वैसे आपका जो आर्मेचर है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो, वैसे वैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये कटता हुआ चला जाता है। तो आइए जैसे हमने ये रेजिस्टेंस तो बना ली है, अब इसका रेजिस्टेंस का कनेक्शन कहाँ होता है। ये रेजिस्टेंस का जो एक तार होता है सीधे जाकर के ये रेजिस्टेंस का एक पॉइंट जो होता है, यहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं और सीधे आपके जो फील्ड है उस फील्ड को इसमें हम सीधे फील्ड पे एक वेरिएबल लगाते हैं, जो कि आपको जैसा जब आप 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे
तो 3 पॉइंट स्टार्टर में आप पाएंगे कि 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा जो एलवीसी होती है, उस 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा आप मोटर की स्पीड इसका कनेक्शन हम ले करके सीधे फील्ड से करते हैं। और फील्ड से इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको पता होगा कि जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर बनाया ही इसीलिए गया है क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से आप जो मशीन है, आपकी जो मोटर है, उसकी स्पीड जो है आप वेरी नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड जब हम वेरी करते हैं तो ये एनबीसी जो है यह अपना चुंबकत्व जो है छोड़ देती है, और जिसके कारण कि आपकी जो मोटर है वापस ऑफ कंडीशन में जाती है। तो इसीलिए हमने इसमें एक थर्ड पॉइंट जो ऐड कर करके और जो 3 पॉइंट स्टार्टर है उसको 4 पॉइंट स्टार्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए 4 पॉइंट स्टार्टर जो है वो अस्तित्व में आता है ताकि हम स्पीड वेरी कर सकें। तो यहाँ स्पीड वेरी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रजिस्टर जो है इसमें लगा देते हैं और उसके बाद आपका जो फील्ड आर्मेचर है, जो फील्ड है, फील्ड को कनेक्शन दे देते हैं। ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। इस रेजिस्टेंस का मान आप जो फील्ड करंट का मान आप कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर जो फील्ड में जा रहा है तो फील्ड करंट जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फाई, और जब फाई की वैल्यू जो फ्लक्स की वैल्यू है, यदि आप फ्लक्स की वैल्यू कंट्रोल करोगे तो आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि स्पीड का जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है कि स्पीड जो होती है वहां जो फाई होता है फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो स्पीड का मान जो है वह कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ यदि फ्लक्स का मान कम होगा तो स्पीड का मान जो है वह बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो फील्ड में करंट जा रही है या जो फ्लक्स का मान है उसको कंट्रोल करके स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब 3 पॉइंट से स्टार्टर से आप स्पीड कंट्रोल करते हैं तो एनबीसी जो है वह इस प्लंजर को छोड़ देती है और गिर जाती है, इसीलिए हमने 4 पॉइंट स्टार्टर को बनाया। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो यहाँ स्टार्टर पर नंबर 1 होता है, जहाँ इसका ऑफ पोजीशन लिखी होती है, यहाँ पर इसे होती है ऑफ, ठीक है, ये नंबर यहाँ पर ऑफ होता है, ये रेजिस्टेंस जो 1 स्टार्ट नंबर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इस स्टार्ट पे अलग अलग पर इस जो आपका हैंडल है इसको आगे रोटेट करते जाते हैं, वहां से हम आपको आगे बताएंगे, पहले हम केवल कनेक्शन समझते जाते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर जो है वो फील्ड से कनेक्टेड होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपकी एनबीसी है उस एनबीसी को यहीं जो आपकी फील्ड में जो सप्लाई जा रही है उसे डायरेक्ट जो है एनबीसी को देते हैं, और एनबीसी के बाद इस एनबीसी का जो कनेक्शन है एक हाई रेजिस्टेंस की सहायता से, एक हाई रेजिस्टेंस को लगा करके, बीच में एक हाई रेजिस्टेंस को लगा करके इस एनबीसी को हम सप्लाई देते हैं। इसका काम ये है कि जब यहाँ पे हम करंट को कंट्रोल करते हैं तो ये जो एनबीसी है, इस एनबीसी को इस फील्ड के करंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसका जो चुंबकत्व है वो बना रहता है, जिसके कारण की मोटर आपकी ऑफ नहीं होती और आप जो आपकी आर्मेचर है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताएं कि जो ओवरलोड रिले है, जिसे हमने बताया आपको कि यहाँ ओवरलोड इसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये क्या करता है कि जैसे ही मशीन ओवरलोड होगी तो ये आर्मेचर आपका ज्यादा करंट लेता है, और आर्मेचर करंट लेता है तो हम क्या करते हैं कि उसको बचाने के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स लगे होते हैं, और ये जो मशीन है आपकी इसके दोनों पॉइंट्स, ये जो आपका एनबीसी में जो सप्लाई जा रही है इसे हम शॉर्ट कर देते हैं, दोनों पॉइंट्स को। एनबीसी के दोनों पॉइंट्स जो होते हैं इनको हम शॉर्ट कर देते हैं। जैसे ही ओवरलोड हुई मशीन, इसका चुंबकत्व बढ़ेगा, ये लोहे को इस पीस को अपनी ओर खींचेगी, यहाँ ऊपर की तरफ इसमें मूवमेंट होगा, इसमें ऊपर मूवमेंट होगा, तो ये दोनों पॉइंट जो हैं इसके द्वारा शॉर्ट हो जाएंगे, और जब इस पॉइंट के द्वारा ये शॉर्ट होंगे तो जो एनबीसी है, एनबीसी में करंट ना जाकर के पूरा का पूरा करंट जो है आपका इन दोनों पॉइंट से जो है पूरा का पूरा करंट जो है वो वापस चला जाएगा, यहाँ से रिटर्न होगा करंट जो है
पूरा वापस चला जाएगा, जिसके कारण एनबीसी को कोई करंट नहीं मिलेगा और उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा और मोटर आपकी ऑफ हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ जो ओवरलोड रिले होता है इसका इसको हम ओवरलोड रिले बोल सकते हैं। ये ओवरलोड रिलीज कॉइल, जो भी आप नाम दे सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ओवरलोड रिले। ठीक है, ये होता है हमारा पूरा ओवरलोड रिले। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखिए कि अभी आर्मेचर के कनेक्शन जो हैं, अब इसमें आर्मेचर के कनेक्शन और अभी रह गए हैं। तो आर्मेचर को हम क्या करते हैं, आर्मेचर को आप सीधे आर्मेचर को ये वाला जो पॉइंट है यहां से बाहर निकाल करके लाते हैं, यहां से कनेक्शन निकाल के लाते हैं और ये आर्मेचर को आप यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं। यहाँ हमारा मशीन का जो है आर्मेचर लगा होता है, ये आर्मेचर है आपकी, ये आर्मेचर है। ये आर्मेचर होती है और इस आर्मेचर को हम एक पॉइंट से सप्लाई दे देते हैं। इसके बाद फील्ड जो है, ये फील्ड और ये न्यूट्रल, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये आपस में यहाँ कनेक्टेड होते हैं और इन्हें हम सभी को न्यूट्रल दे देते हैं, इस न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से स्टार्टर जो होता है इसमें ये सारे भाग होते हैं। इसका मैं आपको एक एक करके भी थोड़ा नाम जो है वो लिख के बता देता हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया था, ये आपका पूरा हैंडल है, यह पॉइंट आपका हैंडल है, ये वाला पूरा भाग आपका हैंडल है, ये हैंडल है। इसके बाद हैंडल पे ये जो आप भाग देख रहे हैं नीला वाला, यह नीला वाला जो भाग है यह सॉफ्ट आयरन का पीस होता है, यह होता है सॉफ्ट आयरन पीस, सॉफ्ट आयरन पीस। इसके बाद ये जो भाग होता है जिसे आप देख रहे हैं, ये होती है हमारी स्पाइरल स्प्रिंग, यह होती है स्पाइरल स्प्रिंग, ये सॉफ्ट आयरन पीस जो ये उस तरफ नीले कलर में दिख रहा है। इसके बाद हमारा स्पाइरल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग और ये लीवर है, यह लीवर हो जाएगा। फिर ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये जो है इन्हें हम स्टड बोल सकते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये स्टड है हमारे 1 2 3 पॉइंट जो गिनती हैं ये स्टड हैं, ये जो है ये स्टड्स हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद ये जो बीच वाले पॉइंट्स हैं ये रेजिस्टेंस है आपके, रेजिस्टेंस है डिफरेंट। और यह वाला जो भाग देख रहे हैं आप ये हो गया हमारा एनबीसी, नो वोल्ट कॉइल। ठीक है, यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारे जो थे दोस्तों ये हमारे 4 पॉइंट स्टार्टर के मेन भाग होते हैं। अब आइए आपको थोड़ा सा इसके वर्किंग आपको एक बार समझा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि तो दोस्तों देखिए जैसे ही हम इस हैंडल को स्टार्ट 1 पे टच करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये करंट जो होती है यहाँ से चलेगी करंट इस रिले से होते हुए इसमें मैग्नेट बनेगा, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं हुआ कि प्लंजर को खींच ले। तो यहाँ से होते हुए करंट जो होती है इसको एनर्जाइज करके इस स्पाइरल स्प्रिंग से कनेक्शन होते हुए यहाँ करंट का कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन से दूसरी तरफ यहाँ से सीधे फील्ड जो है फील्ड को सप्लाई मिल रही है, फील्ड को सप्लाई मिल चुकी है। इसके बाद ये हाई रेजिस्टेंस से होते हुए और आपके जो आर्मेचर को भी सप्लाई मिल रही है। तो चूंकि इन दोनों चीजों को सप्लाई मिल रही है तो आर्मेचर आपका जो है वहां रोटेट करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद ये जब कम स्पीड पर रोटेट करता है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका करंट जो है हमने कंट्रोल कर लिया, ये चलेगा नहीं। अब मशीन की स्पीड जैसे ही बढ़ती है आप इसको स्टड को अगले पॉइंट पर टच कर दें। जब अगले पॉइंट पर जो हैंडल को टच करेंगे तो इतना रेजिस्टेंस जो है यह वाला वो कट जाएगा।
केवल अब रेजिस्टेंस इतना बचेगा। जब केवल इतना रेजिस्टेंस बचेगा तो मोटर की स्पीड और बढ़ेगी। जब और स्पीड बढ़ेगी तो आप इसे फिर अगले स्टड पर टच कर सकते हैं। फिर अगले स्टड पर टच करते हुए आखिरी में धीरे धीरे हम इसको 5वें स्टड पर टच कर देते हैं। यहाँ पर जो आपका हैंडल है वो इस एनवीसी के चुंबकत्व के कारण यहाँ फिक्स हो जाता है और जो मोटर है आपकी वो फुल स्पीड से गति करने लगती है। अब यदि मान लीजिए जैसे मशीन आपकी ओवरलोडेड हो गई, मान लीजिए आपने इसको ओवरलोड लगा दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यहाँ से जो करंट निकल रहा है, यहाँ इस एनवीसी में जो करंट जा रहा है ओवरलोड रिले में वह बढ़ जाता है और उस स्थिति में क्या होता है कि इसका चुंबकत्व इतना सफिशिएंट हो जाता है कि वो इस लोहे के पीस को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं। ये दोनों पॉइंट शॉर्ट होने के कारण जो करंट एनवीसी में जा रही थी वह ना जाकर के एनवीसी में वहां आपकी यहाँ से वापिस स्टार से होते हुए वापस रिटर्न हो जाती है, जिसके कारण एनवीसी का चुंबकत्व खत्म हो जाता है और प्लंजर छूट के वापस जो हैंडल है छूटकर वापस पीछे चला जाता है स्प्रिंग के कारण और मशीन आपकी ऑफ हो जाती है। इस प्रकार से ये ओवरलोड रिले जो है वह आपका मशीन को ओवरलोड से बचाता है। इसके अलावा हम एनवीसी के काम आपको बता दें तो एनवीसी के जो काम होते हैं, एनवीसी का काम होता है कि यदि मान लीजिए बाई चांस यहाँ इस फील्ड में कहीं ओपन हो जाता है, इस फील्ड में यदि कहीं ओपन हो गया तब क्या होगा कि इस फील्ड की जो करंट है वह कम होगी और उसकी करंट कम होगी तो क्या होगा, फ्लक्स का मान कम होगा। फ्लक्स का मान कम होगा तो ये स्पीड जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी क्योंकि करंट जो है बहुत तेजी से कम हो रहा है तो इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है स्पीड करंट कम स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो उस चीज से बचाने के लिए अब क्या करते हैं, यहाँ एनवीसी जो है वो वापस से अपना चुंबकत्व वो है खो देती है और जिसके कारण की प्लंजर जो है वह वापस जो है पीछे चला जाता है। तो इस प्रकार से ये एनवीसी जो है एनवीसी की इस 4 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से आप स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है हमारा ये आप एक्चुअल 4 पॉइंट स्टार्टर देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये डीसी शंट मॉडल के लिए जनरली यूज़ किया जाता है और चूँकि 3 पॉइंट स्टार्टर में जो डिसएडवांटेज होता है कि जब हम इसकी स्पीड वेरी करते हैं फ्लक्स का मान कंट्रोल करके या जो फील्ड करंट होती है उसको कंट्रोल करके, तो उसमें एनवीसी जो होती है वो प्लंजर को या जो सॉफ्ट आयरन पीस होती है हैंडल में उसको छोड़ देता है, जिसके कारण की मशीन जो होती है आपकी ऑटो ऑफ हो जाती है, अपने आप ऑफ हो जाती है। तो इसीलिए हम ये 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। अब इसमें आपको इसको ओपन करने के लिए इसमें 4 स्क्रू होते हैं, 2 मैं पहले खोल चुका हूँ, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ इस तरफ होता है और जो 2 और स्क्रू अन्य होते हैं ये यहाँ पर होते हैं। तो इन चारों को आपको इसको अनस्क्रू कर लीजिए, इसे चारों को खोल लीजिए और चारों स्क्रू को हम खोल लेते हैं बारी बारी से। चारों स्क्रू को आप खोल लीजिए और अभी ये स्क्रू जो है आपके खोल चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वह स्ट्रक्चर जो हमने आपको समझाया सारी चीज़ें, जैसे कि जो सॉफ्ट आयरन पीस हैं, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस या स्टड्स हैं, ओवरलोड रेजिस्टेंस, ओवरलोड कोयल जो है रिलीज कोयल और एनवीसी, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ कनेक्टेड होती है ये हम आपको अब इसमें बताते हैं। तो इसको देखने के लिए आप सबसे पहले ये जो कवर है प्लेट है इसे खोल लीजिए और इस प्लेट को खोलने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आपको सबसे पहले तो ये जो कॉपर के या ये पीतल के जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये होते हैं स्टड्स। ये स्टड होते हैं, इन स्टड का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि यहाँ से लेकर के ये पहला वाला रेजिस्टेंस से लेकर के ये जो रेजिस्टेंस है आखिरी वाला इस पॉइंट के बीच में बहुत अधिक रेजिस्टेंस रहेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप इस हैंडल को बारी बारी से, जैसा हमने अभी समझाया था आपको थ्योरी में, तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे स्टड को अलग अलग पॉइंट्स पर लेते जाते हैं वैसे वैसे आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वह कम होता चला जाता है और फाइनली आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो आर्मेचर में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है और आर्मेचर जो है वो
फुल करंट जो है, फुल रेटेड करंट जो है वो इसको मिलने लगती है। तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये स्टड है, और ये जो भाग है ये हैंडल है, और हैंडल के बाद ये सॉफ्ट आयरन जो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट आयरन का पीस है। ये एनवीसी से अट्रैक्शन के कारण, मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण चिपक जाता है। और ये जो भाग आप देख रहे हैं ये हमारा एनवीसी होता है। ठीक है, स्टार्टर में एनवीसी होता है जिसका काम हमने आपको पहले भी बताया। ये 9 वोल्ट कोईल है, यदि लो वोल्टेज होगा या वोल्टेज का मान कम हो जाएगा तो उस स्थिति में ये चुंबक जो है इसका ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हैंडल है, ये जो स्पाइरल स्प्रिंग होती है, यहाँ स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती है, ये आप देख रहे होंगे। ये स्पाइरल स्प्रिंग जो है, ये स्पाइरल स्प्रिंग जो है इस हैंडल को वापस, स्पाइरल स्प्रिंग अपने फोर्स के कारण, स्प्रिंग इफेक्ट के कारण हैंडल को वापस खींच लेती है और मशीन को जो है अपने आप ही टर्न ऑफ कर देती है। दोबारा जब तक आप इसे हैंडल को वापस स्टार्टिंग स्टार्ट पे टच नहीं करेंगे तब तक ये मशीन जो है दोबारा स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एनवीसी जो होती है, जो हमने बताया आपको कि एक तो लो वोल्टेज से प्रोटेक्शन करती है, या एक्सीडेंटली मोटर में ओपन सर्किट हो जाता है तो उससे भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ओपन सर्किट होगा तो जो फ्लक्स है उसका मान जो फील्ड में वो कम होने लगेगा, और फील्ड में उसका मान कम होगा तो मोटर की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है। तो इसी सारे इफेक्ट्स को रोकने के लिए ये एनवीसी का प्रयोग किया जाता है। एनवीसी के अलावा हमने आपको बताया कि जो आपका स्टार्टर होता है, स्टार्टर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम एक पॉइंट नोट करें कि जो आपका स्टार्टर होता है, स्टार्टर में उसको 4 पॉइंट हमने नाम क्यों दिया। जैसे हमने आपको थ्योरी में भी बताया कि जो स्टार्टर है, स्टार्टर में आपके 4 पॉइंट होते हैं। ये पहला ये लाइन जिसे बोलते हैं, दूसरा जिसे आर्मेचर बोलते हैं, और तीसरा पॉइंट होता है फील्ड के लिए, और चौथा पॉइंट जो हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा ये होता है न्यूट्रल के लिए। तो आइए इसको जो हमने इसे आप एक बार यहाँ इसमें भी आप देख रहे हैं डायग्राम में सारी चीज़ों को कि देखिए इसमें 4 पॉइंट जो हमने बताए थे आपको, एक न्यूट्रल होता है, एक फील्ड होता है आर्मेचर, और उसके बाद ये एक लाइन। ये यहाँ पर 4 पॉइंट जो होते हैं, ये 4 पॉइंट जो हैं ये आप देख रहे हैं। तो इसे आप देखिए ये वही 4 पॉइंट हैं। इसके अलावा एनवीसी जो है, एनवीसी जैसा हमने बताया आपको, ये जो पॉइंट है ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये एनवीसी या जिसे एचसी से दर्शाया गया है, ये वाला भाग, ये भाग जो है आपका वो ये एनवीसी है। इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं ये एनवीसी है। और इसके बाद हम जो हैंडल होता है आपका, वो तो आप समझ ही गए होंगे। ये हैंडल और स्पाइरल स्प्रिंग जो यहाँ पर दिखा रहे हैं वो स्पाइरल स्प्रिंग जो है एक्चुअली ये है। इसके बाद आपको एक चीज़ और हमने बताई थी, ये जो रेजिस्टेंस हैं, ये स्टड नंबर 1 2 3 4 5 ये स्ट्रेट्स लगे होते हैं, जिसके अंदरूनी तौर पर नाइक्रोम तार के सहायता से ये रेजिस्टेंस बना होता है। तो ये जो है आपको स्टड के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इसमें स्टार्टर में। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये जो है ये भाग आप देख रहे हैं, ये ओवरलोड रिले जो आपका स्टार्टर और ओवरलोड रिले ये यहाँ पर लगा हुआ है, जिसका काम होता है मशीन को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करना। जब मशीन ओवरलोडेड हो जाएगी तब तो क्या करेगी, जब मोटर आपकी ओवरलोड हो जाएगी तो वहाँ ज़्यादा करंट खींचेगी, आर्मेचर का ज़्यादा करंट लेगा ताकि बढ़े हुए लोड को सप्लाई कर सके। और बढ़े हुए लोड के कारण ये जो ओवरलोड रिले हो, ओवरलोड रिले भी ज़्यादा करंट जो है इस ओवरलोड रिले से होते हुए जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ होता है। तो जब इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तब ये ओवरलोड रिले में जो मैग्नेट बनेगा, क्योंकि इसमें करंट बढ़ेगा तो इसमें से और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो जब इसमें से मैग्नेट बनेगा तो ये सॉफ्ट आयरन पीस जो होता है, ये सॉफ्ट आयरन पीस जो होता है ये इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर देता है। ये ऊपर खिंच जाएगा मैग्नेट के कारण और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये शॉर्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के शॉर्ट होने के कारण ये जो पॉइंट्स होते हैं ये इंटरनली इस एनवीसी के पॉइंट्स को शॉर्ट कर देते हैं, एनवीसी को शॉर्ट कर देते हैं। एनवीसी को शॉर्ट करने से जो करंट एनवीसी में जा रहा था वह करंट एनवीसी में से ना जा करके इस सॉफ्ट पीस से होता हुआ वापस सप्लाई को रिटर्न हो जाता है और एनवीसी जो है उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, जिसके कारण कि जो आपका प्लंजर है वो वापस अपनी ऑफ पोजीशन पर चला जाता है। इस प्रकार जो मोटर है आपकी ओवरलोड फॉल्ट से बच जाती है, ओवरलोड के कारण मोटर आपकी जलने से बच जाती है।
इसके अलावा देखें आप यहाँ पर एक पत्ती है, नीचे एक बोल्ट लगा होता है। इस बोल्ट की सहायता से आप ये जो प्लेट है, इस प्लेट को ऊपर नीचे करके इस आयरन, सॉफ्ट आयरन की जो दूरी है इस शॉर्ट पॉइंट से यहाँ से आप एडजस्ट करके जो करंट है उस करंट को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने करंट पर आपकी मोटर जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो इसमें इसके बाद हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में और जो इसके पीछे तरफ रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं उन्हें भी एक बार बताते हैं आपको, निकाल कर उन्हें भी दिखा देते हैं। ऊपर की चीज़ें तो ये बस इतना ही रहता है, इसमें ऊपर और ज़्यादा कुछ नहीं रहता। इसके बाद हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं और अंदर इसे खोल करके देखते हैं कि इसके इनसाइड जो है, ये वाली प्लेट की इनसाइड पर और अंदर क्या क्या इसमें होता है, किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, वह भी हम आपको दिखा देते हैं। ये दो नट जो है, ये तो बोल्ट स्क्रू जो है, इन स्क्रूज को आपको खोलना पड़ेगा। अब इन स्क्रूज को खोलने के बाद थोड़ा इसे आप थोड़ी ताकत से बाहर निकालें। और अब ये देखें आप इसका स्ट्रक्चर, ये जो नाइक्रोम तार लगे हुए हैं ये अलग अलग पॉइंट्स बनाते हैं, अलग अलग पॉइंट्स बनाते हैं। ये इसके अंदर आप देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे हमने बताया 4 पॉइंट जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है और कुछ नहीं होता। उसमें हम रेजिस्टेंस को NBC के सीरीज में इंसर्ट कर देते हैं ताकि स्पीड कंट्रोल के दौरान उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो NBC का जो चुंबकत्व है वो ख़त्म ना हो। इसलिए हम इस बार 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें केवल इतना ही परिवर्तन करते हैं कि आपका जो NBC है उसको इस रेजिस्टेंस की सहायता से डायरेक्ट ही उसको न्यूट्रल कर दिया जाता है। रेजिस्टेंस की सहायता से NBC को डायरेक्ट न्यूट्रल करते हैं और आर्मेचर को अलग से सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम केवल इतना ही है। इसके बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर केवल कनेक्शन है इंटरनली, जो कि हम आपको इस डायग्राम के अनुसार, ये वाला जो डायग्राम है, यदि आप इसे अच्छी तरह से समझें, जैसा हमने आपको बताया बोर्ड पर भी समझाया, इसे आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इस स्टार्टर में केवल इतने ही भाग होते हैं। एक बार फिर मैं आपको पुनः रिकेप करा दूँ। ये हैंडल होता है, यह वाला भाग सॉफ्ट आयरन होता है जो कि NBC से चिपक जाता है। यह NBC है जिसका कार्य कि इस मोटर को पावर फेलियर की स्थिति में दोबारा से जब लाइट आए तो उसे मोटर को जलने से बचाना है। इसके अलावा नॉर्मली जब मोटर ऑन हो तो इस हैंडल को यह जकड़ के रखता है, लीव क्लच का कार्य करता है। यह भाग स्टड होते हैं जिनके अंदर की अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद यहाँ स्पाइरल स्प्रिंग होती है, ये जो देख रहे हैं ये 4 हमारे 4 पॉइंट होते हैं जिसके आधार पर इसको 4 पॉइंट स्टार्टर हमने नाम दिया है। लाइन, आर्मेचर, फील्ड और न्यूट्रल, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें वीडियो पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा ये ओवरलोड कोइल है, ORB जिसे शॉर्ट में दर्शाया जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। और यह वाला जो भाग है यह हमारा सॉफ्ट आयरन का पीस होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें। यदि इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट्स करें। और दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर पे हमने अभी वीडियो नहीं बनाया, वह भी जल्दी ही आने वाला है। तो इसी प्रकार के हमारे और वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।